हाँ जी, इकोसिस्टम है क्या देख लो। एक्चुअल में टर्म इकोसिस्टम जो डिफाइन किया था या टर्म जो दिया था एजी टेंसले ने दिया था, और उन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के साथ। एजी टेंसले ने जो डेफिनेशन दिया था इकोसिस्टम का, उसमें ये बोला था कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स आर रेसिप्रोकली रिलेटेड विथ ईच अदर एंड कंबाइंड टू फॉर्म ए यूनिट और सिस्टम। दीज सच इंटीग्रेटेड यूनिट और सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। दो चीज़ था, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या है इसका, इन्वायरमेंट। मीन्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो इन्वायरमेंट में गैसियस कंपोजिशन मेंटेन्ड नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी एटमॉस्फेयर में अगर CO2 और O2 ये रेशियो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है या एक स्टेबलाइज्ड स्टेट में है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इफ एनिमल्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, प्लांट डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, देन इन्वायरमेंट हैज़ नो एनी फिक्स अमाउंट ऑफ गैसियस कंपोजिशन। जब ये अर्थ बनी थी तो जब तक प्रोड्यूसर नहीं आए तब तक ओजोन लेयर नहीं बना। ओजोन लेयर तब बना जब इस अर्थ पे साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुए, फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, अदरवाइज ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता। दूसरा, अगर प्लांट को हटा दें तो इस अर्थ पे ऑक्सीजन का क्या कहते हैं लेवल बहुत हाई हो जाएगा। प्लांट में अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में यानी O2 CO2 के कंपेयर में O2 का लेवल अप हो जाए, उस कंडीशन में प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। अगर प्लांट न रहे तो एनिमल ऑक्सीजन के एब्सेंस में डेथ हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट बोथ आर रेसिप्रोकली रिलेटेड विथ ईच अदर एंड दिस रेसिप्रोकल रिलेशन इज कॉल्ड या कंबाइन टू फॉर्म ए यूनिट कॉल्ड इकोसिस्टम। ये इनके रेसिप्रोकल जो रिलेशन होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं। एक्चुअल में इकोसिस्टम का इसलिए ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि ये हमें मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करता है। हाउ ऑर्गेनिज्म मेंटेन्ड देयर इन्वायरमेंट या हाउ इन्वायरमेंट हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे मिलकर के यूनिट बनाते हैं। देन इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसमें देखा जाए अगर इकोसिस्टम को, एक काम करो ना, डेफिनीशन लिखते चलो ज़्यादा बेटर रहेगा। बना लो, नोट्स बना लो, बेटर रहेगा। बहुत PDF भेज दिया, बोर्ड में PDF नहीं मांगेगा, लिख लो इसको, लिखो इकोसिस्टम को। द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट both are reciprocally related to form the organism and their environment. Both are reciprocally related to form a system. Both are reciprocally related to form a system or unit. रेसिप्रोकली रिलेटेड टू फॉर्म ए सिस्टम और यूनिट। फुल स्टॉप का आगे लिखना। सच एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, सच एन इंटीग्रेटेड सिस्टम और यूनिट, सच एन इंटीग्रेटेड सिस्टम और यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। Such an integrated unit or system is called ecosystem. Next point में लिखना, the ecosystem was first defined by A.G. Tinsley. The ecosystem was first defined by A.G. Tinsley as A.G. Tinsley as
द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स हैबिटेट, द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स हैबिटेट। द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स हैबिटेट, द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम lies in the importance of ecosystem lies in the flow of energy, lies in the flow of energy and cycling of matter, flow of energy and cycling of matter between living and non-living component of ecosystem, between living and non-living component of ecosystem। एक्चुअल में होता क्या है देख लो, इसमें साइकिलिंग ऑफ मैटर होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कौन, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स के रूप में हो गए। ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में, हर्बीवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, इसको हम प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर। कहीं कहीं इसको ओमनीवोर दे रखा है, कुछ सेकेंडरी कार्निवोर भी ओमनीवोर होते हैं। ऑल दीज आर decomposed by decomposers, and these decomposers decomposes organic matter and again provide to green plants। अगर देखा जाए तो इसमें देखो है क्या, सोलर रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है दैट आर सनलाइट। दीज सनलाइट आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू और सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हुआ क्या, सन से आया सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी, उसको ग्रीन प्लांट्स ने किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी ये स्टार्च में, उस स्टार्च को डायरेक्ट वो स्टार्च यानी एनर्जी का ट्रांसमिशन प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स में हुआ। अब हर्बीवोर्स ने क्या किया, उसको अगेन कन्वर्ट किया स्टार्च को किस में, ग्लाइकोजन में। तो दो तरह की प्रोडक्टिविटी यही हो जाती है, एक जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। खैर आगे बताएंगे इसको। दैट एनर्जी अगेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम herbivores to carnivores in the form of glycogen, primary carnivores that depend on herbivores
Some carnivores are again eaten by another carnivore that are called secondary carnivore or tertiary consumer. Some tertiary carnivores are omnivores. Again, tertiary carnivores are eaten by quaternary और top carnivores और omnivore. Omnivore में दोनों आ जाएंगे, secondary और tertiary और quaternary भी. इन सब से डेथ होने के बाद अगर देखा जाए तो इन सब के डेथ होने के बाद डिकम्पोज किसने किया? डिकम्पोजर ने. ये डिकम्पोजर ने क्या किया? उसको प्रोड्यूसर को दे दिया. अब इसमें दो कंपोनेंट हुए, एक तो हो गए बायोटिक में हो गए प्रोड्यूसर और दूसरे हो गए कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी. तीसरे हो गए डिकम्पोजर. इसमें से मेन जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं वो डिकम्पोजर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उसको साइक्लिंग करने का काम कर रहा है. प्रोड्यूसर से एनर्जी गया, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसमिट फ्रॉम क्या कहोगे, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज साइक्लिक इन मैनर. अगर देखा जाए तो ये यूनिडायरेक्शनल है प्लस क्या है, साइक्लिक मैनर में है. साइक्लिक इन द सेंस दैट हर जगह का जा कर के जो एनर्जी लेवल है वो आकर के डिकम्पोजर से होते हुए ग्रीन प्लांट्स में आ गया. यानी कि यहाँ पे जितने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो चेंज हो गए स्टार्च के रूप में, स्टार्च से ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से फिर वो डेथ होने के बाद अगेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिग्रेड हो गए, टूट गए और वो फिर से किसके पास आ गए? ग्रीन प्लांट्स के पास आ गए. तो जो ग्रीन प्लांट ने अगर सॉइल से नाइट्रोजन लिया है, कार्बन लिया है, हाइड्रोजन, सल्फर, जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल लिया, उसको मेटाबॉलिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट किया? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, न्यूक्लिक एसिड में. वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड आके इनकी बॉडी में फिर मेटाबोलाइज हुआ अनदर फॉर्म में. फिर जब इनकी डेथ हो गई तो फिर इसने क्या किया? उसका रिसाइकलिंग किया. रिसाइकलिंग करके फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग किया, अलग करके फिर किसको प्रोवाइड करा दिया? प्रोड्यूसर को. तो इसको रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल बोलते हैं. यही हमारी इकोसिस्टम, यही मैंने लिखाया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइट्स फ्लो एंड रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी. फ्लो भी हो रहा है एनर्जी का और रिसाइकलिंग ऑफ मैटर भी हो रहा है. नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. एक्चुअल में क्या क्या स्ट्रक्चर में है इकोसिस्टम का, लिखते चलो बेटर रहेगा. द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ऑफर्स, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ऑफर्स होलिस्टिक अप्रोच. The study of ecosystem offers holistic approach, that is, it gives a complete picture of, that is, it gives a complete picture of the unit which is more important than the unit which is more important than which is more important than its individual component, more important than its individual component. मतलब ये एक कंप्लीट यूनिट देगा, एक इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंप्लीट यूनिट की है. अब अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट यूनिट हो गई ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की. इन्वायरमेंट से क्या मिला? सनलाइट, टेम्परेचर, सॉयल और अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वाटर, सारी चीज़ें मिली. अब ये यहाँ पे क्या हुआ? पूरा एक यूनिट बना दिया. इस यूनिट में प्रोड्यूसर ने लिया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, डिफरेंट कंज्यूमर होते हुए, डिकम्पोजर होते हुए फिर प्रोड्यूसर को मिल गया. तो ये एक फ्लो भी हो गया एनर्जी का, रिसाइकलिंग भी हो गया. ये कंप्लीट यूनिट काम कर रही है अपने आप में, इन्वायरमेंट से ये रिलेटेड है. तो इन दोनों का कंप्लीट एक पिक्चर क्रिएट करता है. ये पहले चेंज करके लिखना. 10 इकोसिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स, 10 इकोसिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स, 10 इकोसिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स following important aspects, following important aspects,
फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट लिखो, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। सेकंड, एनर्जी फ्लो हो रहा है ना नॉन लिविंग से लिविंग में, भाई सनलाइट है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सारे नॉन लिविंग से आ रहे हैं, और ये फ्लो कहाँ हो रहा है, लिविंग में हो रहा है। एक चीज़ और भी होता है, खैर आगे बताएंगे, नॉन लिविंग और लिविंग ये दोनों आपस में, या ये कह लो कि इंटरकनेक्टेड चैनल बनते हैं यहाँ पे। सेकंड लिखो, साइकिलिंग ऑफ मैटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, साइकिलिंग हो रहा है मटेरियल का, साइकिलिंग ऑफ मैटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, साइकिलिंग ऑफ मैटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। थर्ड, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन organism themselves and environment, functional relationship between organism themselves and environment। नेक्स्ट वन, फोर्थ, डिफरेंट इकोसिस्टम, different ecosystem occurring in different habitats, different ecosystem occurring in different habitats, अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग हैबिटेट में होता है, occurring in different habitats and differing in species content, differing in species content are still similar, are still similar in structure and function, are still similar in structure and function। फिफ्थ और लास्ट लिखो, ecosystem also shows, ecosystem also shows homeostasis, इकोसिस्टम में भी होम्योस्टेसिस होता है भाई, इकोसिस्टम ऑल्सो shows होम्योस्टेसिस, ब्रैकेट में लिखो सेल्फ रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस और सेल्फ रेगुलेशन फुल स्टॉप का आगे, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू ओवरकम, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू ओवरकम, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू ओवरकम फोर्सेज, फोर्सेज which tend to disturb, forces which tend to disturb the balance of ecosystem, which tend to disturb the balance of ecosystem। इसका मतलब समझ लो है क्या, लिख लिया, which tend to disturb balance of ecosystem। अगर हमारे इकोसिस्टम में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी होने लगती है जिससे एक डिफरेंट कंपोनेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हमारी इकोसिस्टम अपने आप में चेंजेस लाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होने लगा, जब बहुत हाई होने लगेगा ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे, सी लेवल अप होने लगेगा।
कंडीशन क्या होने लगेगी, सी लेवल जब स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, उस कंडीशन में जो मतलब क्या कर सकते हैं, एक तरह से सिसोर कंट्रीज हैं या जो भी उसको डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। अर्थक्वेक आना, बहुत ज़्यादा अभी जैसे साइक्लोन आना है, स्टॉर्म आना है, ये सब इकोसिस्टम के हमारे डिस्टर्ब करने के मतलब वो अपने आप को ओवरकम करती है इसके थ्रू। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इस लॉकडाउन में पॉल्यूशन 3-4 महीने अंडर कंट्रोल हो गया तो देखना रेनफॉल अच्छी हो गई है, वेजिटेशन अच्छे, ग्रीनरीज अच्छी हो गई, कई सारी बर्ड्स की स्पीसीज दिखने लगी, कई सारे चेंजेज आए हमारे इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट क्लीन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। क्लीन होने का रीज़न क्या था कि कुछ दिन तक रोड पे व्हीकल्स नहीं थे या पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं हुआ, न व्हीकल से हुआ, न ट्रेन से हुआ, न प्लेन से हुआ, कई चीज़ें बंद हो गई। हमारी इकोसिस्टम ने अपने आप को रिकवर कर लिया। फ्लड आना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, इकोसिस्टम अपने आप को ओवरकम करती है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया, क्राउडेड एरिया हो गया, कोई ऐसी मतलब कैलेमिटी जाएगी, वो सारे के सारी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आते रहता है। इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करती है, नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, एक तरह से कह सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। components of ecosystem. There are two components. One is biotic and other one is abiotic. Biotic component is a living component. Abiotic component is non-living component. Okay, biotic component. Biotic component is also called community. Also called community, and community has two components. One is producer and other has consumer. Consumer is further divided into two categories: macro consumer and micro consumer. Macro consumer, other one is micro consumer. Macro consumer include, first producer include green plants, and macro consumer includes primary consumer, secondary consumer, tertiary and quaternary or top consumer. कुछ जगह पे टर्शियरी टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं, क्वार्टरनरी बहुत कम इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गए, इनमें जाते हैं क्वार्टरनरी तक। अदरवाइज फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गए, ओशन इकोसिस्टम हो गए, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी ओमनिवोर्स। माइक्रो कंज्यूमर इंक्लूड्स
bacteria and fungi that are included under decomposers. Decomposers that include bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये दिखते नहीं है, माइक्रो कंज्यूमर है, बहुत फाइन होते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट. soil, water, climate include light, temperature and rainfall. These are the major component of ecosystem. हाँ जी, अब सुनो, इनको लिखवाना एक एक को ज़रूरी है. प्रोड्यूसर बता दो या पता है प्रोड्यूसर? दीज आर ग्रीन प्लांट्स, डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ऑल ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया टू एंजियोस्पर्म. मीन्स साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, देन एल्गी, थैलोफाइट्स, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. ऑल दीज आर प्रोड्यूसर्स. ध्यान रहे, बैक्टीरिया आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. इनमें क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन. बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरियो विरिडीन प्रेजेंट इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ईच बैक्टीरिया कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. However, bacteria also do photosynthesis. Each bacteria included under producer. भाई बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है. क्या हम बैक्टीरिया को प्रोड्यूसर में इंक्लूड कर सकते हैं? वाई और वाई नॉट? फर्स्ट, बैक्टीरिया आर नॉट इंक्लूडेड अंडर प्रोड्यूसर बिकॉज द फूड प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस या फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय अदर कंज्यूमर्स. भाई बैक्टीरिया ने जो बनाया वो हमें थोड़ी मिला. बैक्टीरिया खुद के लिए बनाया, खुद ही अपना रिप्रोडक्शन किया, खुद ही अपना ग्रोथ किया. चूँकि बैक्टीरिया में ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं. ग्रोथ होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, या रिप्रोडक्शन होगा तभी ग्रोथ होगा. ठीक. दूसरा ये है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आर नॉन ऑक्सीजनिक. तो ना तो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्टार्च किसी कंज्यूमर के काम आया, ना ही बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आर नॉन ऑक्सीजनिक बिकॉज हाइड्रोजन डोनर क्या होता है उसमें? H2S इंस्टेड ऑफ H2O. भाई H2O होता है किस में? प्लांट्स में. और H2S किस में होता है? बैक्टीरिया में. तो बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया गया, ना तो स्टार्च किसी अदर कंज्यूमर के यूज में आया, ना ही बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया गया. बैक्टीरिया ऑक्सीजन को तो प्रोड्यूस ही नहीं किया. So producer are called when their synthesized food are consumed by consumer, then included under producer. अगर उसके फूड किसी कंज्यूमर के काम नहीं आ रहे हैं, भाई कीमो ऑटोट्रॉफ्स है. कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर्ची बैक्टीरिया होते हैं क्या वो, या कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी होते हैं. तो कीमो ऑटोट्रॉफ के थ्रू जो उसने फूड प्रोड्यूस किया तो वो प्रोड्यूसर थोड़ी हुआ, ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं उसको. तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऑल ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर, ऑल ऑटोट्रॉफ्स आर नॉट प्रोड्यूसर. हाँ, ऑल प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ये तो बोल सकते हैं. वही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. वही हाल यहाँ भी है कि ऑल प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स बट ऑल ऑटोट्रॉफ्स आर नॉट प्रोड्यूसर.
because archaebacteria and bacteria are also autotroph, chemoautotroph, but they do not included under producer. They do not included under producer because their synthesized food are not consumed by any consumer, not available for any consumer, इसलिए वो प्रोड्यूसर नहीं है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। कंज्यूमर्स में आते हैं। मैक्रो मेजर कंज्यूमर होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी हर्बीवोर्स हो गए, लॉट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गए, ये भी लॉट ऑफ, टर्शियरी, क्वाटरनरी, सब लॉट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। माइक्रो कंज्यूम यूटिलाइज लिटिल फूड, बहुत ही लिटिल फूड यूटिलाइज करते हैं, लेकिन स्लोली ये क्या करते हैं, स्लोली ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं, और वो डिकम्पोज करके अगेन किसको प्रोवाइड करा देंगे, प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करा देंगे। तो ये कंडीशंस होती है। अब इसमें हेल्पफुल क्या होता है, एबायोटिक में अगर सॉइल न रहे तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं है। हाँ, हालांकि हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स द प्रोसेस बाय विच वी कैन ग्रोन प्लांट इन लिक्विड मीडियम, लेकिन लिक्विड में क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो नहीं मिल सकता, वो जब तक नहीं देंगे वो सर्वाइव नहीं होगा। खैर सॉइल ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो करा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स ओनली अवेलेबल एट लैब स्केल, भाई लैब में ही हम ग्रो करा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स को। बाकी तो हमें सॉइल चाहिए। मेजर जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, लेकिन उनको भी उसमें मिक्स्ड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ रूटेड होते हैं उसमें। वाटर चाहिए ही चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर्स। अगर होगा तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होगा, दैट आर नॉन ऑक्सीजनिक, क्योंकि उसमें H2S यूज होगा। क्लाइमेटिक फैक्टर इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट इमेजिन, भाई वो चाहे नेचुरल लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आर्टिफिशियल लाइट लाइक बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट, बट इन ग्रीन बल्ब फोटोसिंथेसिस डोंट अकर। ग्रीन बल्ब अगर जलाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो लाइट इंपॉर्टेंट है, तभी एनर्जी जनरेट होगी। टेम्परेचर चाहिए, भाई C3 प्लांट है तो 10 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। C4 प्लांट है तो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर अगर एबनॉर्मल हो गया तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। अब 45 के अबव अगर टेम्परेचर हरदम है, फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। डेजर्ट कंडीशन में जैसे होता है, इसलिए तो डेजर्ट में वेजिटेशन कम होता है। दूसरा रेनफॉल नहीं रहे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब ये रिलेटेड कैसे हैं ये देखते हैं। अगर किसी जगह पे अच्छी लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक होता है इसकी क्वालिटी और दूसरी होती है इंटेंसिटी। एक मिनट, क्वालिटी क्वांटिटी, तो क्वालिटी हो गई इंटेंसिटी और दूसरी हो गई इसमें क्वांटिटी। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक फिक्स्ड इंटेंसिटी की लाइट जब तक एक फिक्स ड्यूरेशन तक प्लांट में नहीं आएगा, तब तक उस प्लांट में फोटो पेरियोडिक चेंजेस नहीं होंगे। फोटो पेरियोडिज्म पढ़ा होगा। फोटो पेरियोडिज्म में यही होता है कि all the changes that occurs in plant in presence of light, like photosynthesis, flowering। प्लांट में फ्लोरिंग के लिए भी एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट चाहिए, एक फिक्स ड्यूरेशन की लाइट चाहिए। जैसे शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए, या लॉन्ग नाइट प्लांट को क्या चाहिए, लाइट आवर कम चाहिए, डार्क आवर ज़्यादा चाहिए, तभी उसमें फ्लोरिजन सिक्रेट होगा, फ्लोरिंग होगा। लॉन्ग डे प्लांट को या शॉर्ट नाइट प्लांट को क्या चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, यानी कि इसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डार्क आवर चाहिए, तब फ्लोरिंग होगा। तो ये फिक्स्ड होता है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी अच्छी है तो फोटोसिंथेटिक रेट अच्छा होगा। जहाँ पे लाइट और टेम्परेचर ये दोनों अच्छे हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा होगा। फोटोसिंथेसिस अगर जितना ज़्यादा होगा उस रीजन में उतना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन यानी फोटोसिंथेसिस में जो वाटर वेपर निकलते हैं, कूल होता है, वो चाहे वो उस ड्यू के रूप में नीचे आए चाहे रेनफॉल के रूप में नीचे आए, दैट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन विंटर सीजन में ड्यू के रूप में, ओस के रूप में आती है, समर सीजन या रेनी सीजन में रेनफॉल के रूप में आती है। तो जिस रीजन में जितना ग्रीनरीज ज़्यादा होती है उस रीजन में प्रेसिपिटेशन उतना हाई होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा
बारिश होती है, ज़्यादा रेनफॉल होते हैं। अच्छा, रेनफॉल ज़्यादा होगा तो सॉइल के अंदर सॉइल मॉइस्चर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या सॉइल के अंदर ये कह लो कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। सॉइल में अगर वाटर कंटेंट हाई होगा तो उसके अंदर के माइक्रोब्स जो होंगे उनको डिकम्पोजिशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल डिकम्पोजर जितना फास्ट डिकम्पोजिशन करेगा उस सॉइल में उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस रिच सॉइल होगी। जब ह्यूमस रिच सॉइल होगी तो वो क्या होगी, फर्टाइल सॉइल होगी। जब फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पे प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा होंगे। प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर ज़्यादा होंगे। भाई अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में क्यों इतना ज़्यादा कंज्यूमर प्रोड्यूसर है? रेनफॉल एक तो ज़्यादा होती है, दूसरा कंडीशन प्रोड्यूसर एबंडेंस है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ये सारा फेवरेबल में चलता है। इसका ठीक अपोजिट कर लेते हैं। डेजर्ट कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ब्राइट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, डिक्लाइन होगा। फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्लाइन होगा तो प्रेसिपिटेशन भी डिक्लाइन होगा। प्रेसिपिटेशन डिक्लाइन होगा तो सॉइल मॉइस्चर भी डिक्लाइन होगा। सारी चीज़ निगेटिव जाएगी। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट पुअर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल या लेस फर्टाइल हो जाएगी। लेस फर्टाइल सॉइल है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर। जब प्रोड्यूसर लेस होंगे तो कंज्यूमर भी लेस हो जाएंगे। यही रीज़न है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में जो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के नंबर हैं वो सबसे कम होते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट डेसिडुअस है, कई सारे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे ट्रॉपिकल रेन में होती है। तो ये कंडीशन यही होता है कि वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स यानी सॉइल, वाटर और क्लाइमेट ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है। अगर ये फेवरेबल में नहीं रहा तो हमारी मतलब एबायोटिक कंपोनेंट ने फेवर नहीं किया तो ये बायोटिक कंपोनेंट कैन नॉट सर्वाइव। बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेगी। अगर बायोटिक सर्वाइव नहीं करेगी तो ये बायोटिक एबनॉर्मल हो जाएगा। लाइक डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में चले जाओ या थार में चले जाओ, एबायोटिक कंपोनेंट अनफेवरेबल में है। जहाँ पे बायोटिक फेवरेबल में है वहाँ पे प्रोड्यूसर का लेवल बहुत हाई है। तो ये थे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। अच्छा, अब इसमें कंपोनेंट में मैक्रो और माइक्रो के, अच्छा एनर्जी फ्लो में है वो। पहले एक काम करो, एबायोटिक के बारे में थोड़ा सा लिख लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एबायोटिक फैक्टर्स हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा उसके बारे में लिख लो। एबायोटिक, बायोटिक को तो पता है सारा, एबायोटिक को लिख लो। नोट करके लिख लो। इसमें लिख लेना एबायोटिक कंपोनेंट्स में कि द एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड डिफरेंट inorganic and organic substances, different inorganic and organic substances फुल स्टॉक के बाद लिखना, द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक phosphorus, the inorganic substances like phosphorus, sulfur, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc कर दो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc कर दो, that take part in materials cycles, फुल स्टॉक के बाद लिखना, these are therefore always
these are therefore always available to the ecosystem, always available to the ecosystem, available to the ecosystem. फुल स्टॉप का आगे लिखना, the amount of all the inorganic and the amount of all the inorganic substance, the amount of all the inorganic substance present in the ecosystem, present in the ecosystem is called a standing state or a standing quality, is called a standing state or a standing quality. A standing state or a standing quality. पैरा चेंज करके लिखना, the organic substances include, the organic substances include carbohydrates, proteins and lipids, carbohydrates, proteins and lipids. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर टेकन बाय प्लांट्स, सॉरी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर टेकन बाय प्लांट्स and are converted into organic substances, and are converted into organic substances, and are converted into organic substances during metabolism, during metabolism, during metabolism. फुल स्टॉप का आगे लिखना, these are added to the environment, these are added to the environment, these are added to the environment on death of organism, on death of organism. फुल स्टॉप का आगे लिखना, the organic substances thus, the organic substances thus form a link between, form a link between biotic and abiotic component of ecosystem, form a link between biotic and abiotic component of ecosystem. अब है कैसे ये देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ। जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये लीफ में किस में चेंज हो गई, कार्बोहाइड्रेट में, मीन्स और इनऑर्गेनिक किस में चेंज हो गया, ऑर्गेनिक में चेंज हो गया। यहाँ पे इनऑर्गेनिक था, अब यहाँ बन क्या गया, वो ऑर्गेनिक बन गया ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। दीज ऑर्गेनिक
आर टेकन बाय कंज्यूमर। ये आ गया क्या? ऑर्गेनिक। आया इनऑर्गेनिक किस में चेंज हो गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, लाइक स्टार्च। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक का कन्वर्ट किस में हुआ? ऑर्गेनिक में। ये ऐसे ना लिखो, ठीक है। ऑर्गेनिक था, यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के क्या हो गई? डेथ हो गई। इसकी भी अगर यहाँ पे डेथ होती है तो ये आएगा किसके पास? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट किस में करेगा? तो अब इसमें यह देखा जाए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज हुआ, लिविंग में कन्वर्ट हो गया, लिविंग मैटर हो गया, वो ऑर्गेनिक ट्रांसमिट हो गया बायोटिक कंपोनेंट में। अब ये बायोटिक की डेथ हो गई, फिर वो किस में चेंज हो गया? इनऑर्गेनिक में। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ये बायोटिक और ये बायोटिक के बीच के क्या हो गए? लिंक हो गए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, हाउ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये पैराग्राफ लिख देना, समझ गए? क्वेश्चन चाहो तो ऊपर लिख लो या फिर नीचे लिख लो क्वेश्चन को, और ऊपर ये आंसर था कि डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, या मतलब एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ 2 या 3 मार्क्स में अगर आ गया कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इसको जस्टिफाई कर देना। ये थे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक बार ये बना लो ना, बेटर रहेगा। पानी वाले कहाँ गए? पानी पिलाने वाले कहाँ गए? ये भरवा देना आए थे। अगर देखा जाए तो ये ऊपर के जितने हो गए, ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट, और नीचे वाले हो गए एबायोटिक कंपोनेंट्स। दीज आर एबायोटिक एंड दीज आर बायोटिक। ये बायोटिक और एबायोटिक आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं। बना लिया? Now come to the types of ecosystem.
मिटा दूँ? बना लिया। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। First one is terrestrial ecosystem and next one is aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem include forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem. Aquatic ecosystem include fresh water and marine water. Fresh water include pond ecosystem, river, lake. Marine water, ocean, seas ecosystem and lake. तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यही है मेजर। इकोसिस्टम में एक बार बता देता हूँ मैं इसको। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ध्यान रहे, जनरली वो इकोसिस्टम होता है। ऐसे ग्रासलैंड में ये मत समझ जाना कि मतलब केवल घास के मैदान है, जंगल है तो उसी में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, नहीं। हमारी नेचर में वो सारे इकोसिस्टम जहाँ पे ट्रीज़ प्रोड्यूसर के रूप में प्रेजेंट हैं, कंज्यूमर्स के रूप में हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में, सेकेंडरी के रूप में कार्निवोर्स, टर्शियरी के रूप में ओमनिवोर्स है, वो सारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। ग्रासलैंड में जहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स, कैटल्स ज़्यादा होते हैं, हालांकि ग्रेजिंग तो फॉरेस्ट में भी होंगे, ग्रासलैंड होता है जनरली प्लेन एरियाज़ में होते हैं। डेजर्ट, एज यू नो, नाम से डेजर्ट इकोसिस्टम है। इनमें से अगर देखा जाए तो जो एनर्जी का लेवल है सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड में आता है, क्योंकि टर्शियरी क्वाटरनरी कंज्यूमर तक जाता है इसमें। एक्वेटिक में देखा जाए तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वो ओशन है। अच्छा, एक चीज़ लिख लो नीचे नोट करके, सीज या ओशन इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। स्मॉलेस्ट कोई बता सकता है? पहले तो लिखो सीज और ओशन और सीज इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। मैंने ये पूछा कि स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कोई बता सकता है? पॉन्ड नहीं, पॉन्ड तो बहुत बड़ा हो गया, पॉन्ड से तो छोटा क्रॉपलैंड होता है। अगर एक धान का खेत है इस रूम के बराबर भी, तो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है वो, क्योंकि वहाँ पे धान पैडी क्रॉप फील्ड एक गुड इकोसिस्टम है, या शुगर कैन फील्ड एक मतलब हायर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में आते हैं ये। प्रोड्यूसर में वहाँ पे क्रॉपलैंड हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर में इंसेक्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी में फ्रॉग, टर्शियरी के रूप में स्नेक या हॉक, पिकॉक हो जाते हैं। क्रॉपलैंड अपने आप में एक इकोसिस्टम है। स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम में लिखो अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दोनों होंगे। एक इकोसिस्टम के लिए मिनिमम एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर की ज़रूरत होती है। तो ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में प्रोड्यूसर हो गए फाइटोप्लैंक्टन और कंज्यूमर हो गए
जूप्लैंक्टन। अगर ये दो हैं तो वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर इज a smallest ecosystem. One thing remember, a drop of rain water is not an ecosystem because it is purest form of water. एक ड्रॉप अगर रेन वाटर आ रही है तो अपने आप में एक इकोसिस्टम नहीं है। एक इकोसिस्टम कौन है? ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर है। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन प्रेजेंट रहेंगे उसमें। इनमें फ्रेश वाटर पॉन्ड हो गए, रिवर और लेक। लेक तो दोनों में आते हैं, फ्रेश वाटर लेक भी हैं और मैरीन वाटर लेक भी हैं। एक एक इकोसिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में एक मिनट कुछ इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर इस एक एक इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करके, हेडिंग डाल लो नेक्स्ट। इकोसिस्टम आगे लिखना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। स्ट्रक्चर फंक्शन है क्या? एक्चुअली कोई भी इकोसिस्टम है तो उसमें दो कंपोनेंट श्योर रहेंगे, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। ठीक है, अब इसको डिफरेंट इसके अगर स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पर जाते हैं तो इसमें 4 यूनिट होती है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अभी लिखना नहीं, इसको लिखाएंगे इसको हम। अभी 4 चीज़ें कंपलसरी होती है कि इकोसिस्टम में आपके बुक में दे रखा है। प्रोडक्टिविटी, अभी नोट नहीं करना इसको। एक होती है प्रोडक्टिविटी, सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 चीज़ें हैं, चारों को मैं एक्सप्लेन करूँगा।